गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। आज की क्लास में हम व्यंजनों के वर्गीकरण के विषय में जानेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है, तो आज की क्लास में हम डिटेल से व्यंजनों के वर्गीकरण के विषय में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का विषय, व्यंजनों का वर्गीकरण। जब हम व्यंजनों के वर्गीकरण की बात करेंगे तो हम जितने भी आधार हैं उन सभी आधार पे व्यंजनों को वर्गीकृत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रयत्न के आधार पर, या हम कहें कि जब हम उच्चारित करते हैं किसी व्यंजन को तो उसमें किस प्रकार से प्रयत्न होता है, उस आधार पे जब हम व्यंजनों को वर्गीकृत करेंगे तो दो प्रकार से करेंगे। पहला है श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, और दूसरा है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले बात करेंगे श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। जब हम श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि जो व्यंजन है वो पहले जो वर्ग आता है वो आता है अल्प प्राण का, और दूसरा आता है महाप्राण का। श्वास मात्रा का मतलब ये है कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो श्वास है उसकी मात्रा उसमें कितनी होती है, मतलब बोलते हुए में ज्यादा श्वास निकालने की जरूरत पड़ती है या कम श्वास निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण दो वर्ग बनते हैं श्वास मात्रा के आधार पर जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। अल्प प्राण देख लेते हैं। अल्प प्राण यहां हमने लिखा है कि 135 देख लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे कीजिए, पहला, तीसरा और पांचवा। ये क्या है? जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, जिनको हम बोलते हैं कि क से म तक हमारे स्पर्श व्यंजन आते हैं, जिनकी संख्या 25 है। उनमें जो हमारा वर्ग का पहला वर्ण आता है, तीसरा वर्ण आएगा और पांचवा वर्ण आएगा। ठीक है, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा सभी स्पर्श व्यंजन की बात है। 25 के 25, उनमें से क्या देख लेना है हमने, जो पहला वर्ण है। ठीक है, जैसे क वर्ग आएगा, फिर च आएगा, फिर ट वर्ग वाले में ट आएगा, फिर त वर्ग वाले में त आएगा। ठीक है, प वर्ग वाले में प। इस तरह से पहला जो हमारा वर्ण आता है, फिर उसके बाद तीसरा वर्ण, स्पर्श व्यंजन का तीसरा वर्ण, फिर स्पर्श व्यंजन का ही पांचवा वर्ण। ठीक है, ये अल्प प्राण होते हैं। और साथ में देख लेते हैं स्पर्श के बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होते हैं। और एक हमने यहां पे लिखा है ढ, उत्क्षिप्त में हमने पढ़ा था ढ और ढ, है ना, तो उसका हम ढ ले लेते हैं। ठीक है, इनको उच्चारित करने में अल्प प्राण लगता है, यानी कि जो प्राण लगता है, जो श्वास लगता है वो अल्प लगता है, कम लगता है। ठीक है, इसलिए इनको अल्प प्राण के वर्ग में रखा गया है। अब देखते हैं महाप्राण। कौन से व्यंजन ऐसे हैं जिनको बोलने में थोड़ा ज्यादा श्वास वायु बाहर निकलती, थोड़ा ज्यादा प्राण लगता है। ठीक है, महाप्राण। अभी हमने यहां बात की थी अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, तो इनको छोड़ करके जो भी व्यंजन है वो सभी महाप्राण में आ जाएंगे। देख लेते हैं वर्ग का दूसरा, वर्ग का चौथा, और साथ में हम बात करेंगे ऊष्म व्यंजन की, सभी ऊष्म व्यंजन। ठीक है, सभी ऊष्म व्यंजन इसमें आ जाएंगे। श, श, स और ह, और उसके साथ आएगा इसमें उत्क्षिप्त का ड़। ठीक है, वर्ग का दूसरा वर्ण स्पर्श व्यंजन में, वर्ग का दूसरा वर्ण, वर्ग का चौथा वर्ण, सभी ऊष्म व्यंजन और ढ। ठीक है, ये हमारे महाप्राण में आते हैं। इसको थोड़ा सा और क्लियर अगर करना चाहें तो फिर हमें वर्णमाला लिखनी होगी। ठीक है, स्पर्श व्यंजन 25 के 25 लिख लेंगे। जैसे हम पहला वर्ग लिख लेते हैं क वर्ग, क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, अब दूसरा लिख लेते हैं च,
छ, ज, झ और अइया। ट, ठ, ड, ढ और अणा। त, थ, द, ध और न। और फिर लिख लेते हैं प, फ, ब, भ और म। ये हैं हमारे 25 स्पर्श। कर दिया। प, फ, ब, भ और म। तो ये हमारे हुए 25 स्पर्श व्यंजन। हमने अभी बात की अल्प प्राण की, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला कौन सा? ये है पहला वर्ग पूरा, है ना, ये पहला वर्ग, ये आएंगे। फिर हमने बात की तीसरा, ये वाला तीसरा, है ना, ये जो हमारा तीसरा वर्ण है, ठीक है। पांचवा, ये जो हमारा पांचवा वर्ण है, ठीक है। इस तरह से हर वर्ग का पहला क, च, ट, त, प, तीसरा ग, ज, ड़, द और ब, और पांचवा अंग, अय, अण, न और म। ये तीनों क्या हुए? अल्प प्राण। इनके साथ में हम अंतस्थ लगा देंगे। अंतस्थ कौन से? य, र, ल, व और साथ में उत्क्षिप्त का ड़, ठीक है। ये हो गए हमारे तीनों अल्प प्राण। और जो बचे हुए हैं ये हमारे, ये दूसरा और ये चौथा वर्ग, दूसरा ख, छ, ठ, थ, फ, ठीक है। ऐसे ही चौथा ये हमारे हुए महाप्राण। यानी कि अल्प प्राण को बोलने में जब श्वास मात्रा जो होती है वो अल्प होती है, और महाप्राण का जब हम उच्चारण करते हैं तो उस समय में जो श्वास मात्रा है वो ज्यादा लगती है। नाम से ही इनके पता चल रहा है ना, अल्प मतलब थोड़ा, महा मतलब ज्यादा, ठीक है। तो ये तो हमने देखा क्या कि श्वास मात्रा के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण। अब देख लेते हैं स्वर तंत्री में कंपन के आधार पे, यानी कि जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी स्वर तंत्री है उसमें कंपन कैसे होती है, ठीक है। या हम कहेंगे कि भाई किसको कौन से वर्ण को बोलने में ज्यादा घोष की जरूरत होती है या नाद की जरूरत होती है, ठीक है। और कौन सा वर्ण ऐसा है जिसमें कम घोष की या कम नाद की आवश्यकता होती है, ठीक। कंपन के आधार पे जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं तो इसके भी दो प्रकार, सघोष, अघोष। अब देख लेते हैं अघोष को पहले, ठीक है। अघोष में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है, पहला और दूसरा, ये दोनों किसमें आएंगे? अघोष में, ठीक है। जिनको बोलने में जो घोष या नाद है उसकी आवश्यकता नहीं होती या बहुत कम होती है, ठीक है। पहला और दूसरा वर्ण। और फिर हमने यहाँ क्या लिखा? जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन का श, श और स, यानी कि तीनों स ले लेंगे, ठीक है। एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात है कि जो ऊष्म व्यंजन है चार हैं, श, श, स, ह, लेकिन ह को हम इसमें नहीं रखेंगे, ठीक है। ह को हम सघोष में रखते हैं, सघोष वाला जो ग्रुप आएगा, ठीक है। अघोष में ह नहीं आएगा, यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है। जो ह है वो अपने वर्ग से अलग चलेगा, क्लियर। पहला और दूसरा वर्ण और साथ में श, श, स, यानी कि हर प्रकार के स आ जाएंगे इसमें। अब सघोष की बात करते हैं। देखो कई जगह सघोष को सघोष लिखा होता है, कई जगह सिर्फ घोष लिखा होता है, घोष के आधार पे, ठीक है, या घोष की जिनमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसमें आता है हमारा वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, यानी कि ये वाले तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये आते हैं हमारे किसमें? सघोष या घोष में। घोष या स्वघोष एक ही बात होती है, ठीक है। और साथ में अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि ऊष्म व्यंजन हमने किसमें देखे? अघोष में। तो फिर बचे हुए जो अंतस्थ व्यंजन है वो हम किस में डाल देंगे? सघोष में।
और इसके साथ साथ हमने देखा था कि जो हमारा ये अघोष है, इसमें हमने ऊष्म व्यंजन को डाला था लेकिन ह को छोड़ दिया था, तो वो ह किस में आ जाएगा, यहाँ सघोष में आ जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा ना, ह जब हम बोलते हैं, ह का जब हम उच्चारण करते हैं तो घोष होता है ना, अघोष में नहीं आएगा, फिर वो सघोष में आ जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इनको याद करने का एक छोटा सा आसान सा, जैसे मैंने खुद याद किया था तरीका, क्योंकि कई बार भूल जाते हैं कि अल्प प्राण कौन से व्यंजन है, महाप्राण कौन से हैं, अघोष कौन से हैं, सघोष कौन से हैं। तो एक चीज आप हमेशा याद रखना, जहां अ आ जाए यानी कि अल्प प्राण और अघोष, तो एक चीज कॉमन है दोनों में कि वर्ग का पहला वर्ण। ठीक है, अघोष में भी वर्ग का पहला वर्ण आता है और अल्प प्राण में भी वर्ग का पहला वर्ण आता है। ठीक है, आप हमेशा याद रखना, अ हमारी वर्णमाला का पहला अक्षर है, तो इससे आप मिला करके याद रखना, जब भी हम अघोष की बात करेंगे तब भी वर्ग का पहला वर्ण आएगा, और जब हम अल्प प्राण की बात करेंगे तब भी वर्ग का पहला वर्ण आएगा। बस याद क्या रखना है हमें इसमें कि जो हमारा अल्प प्राण है, इसमें हम पहले के साथ एक को स्किप करेंगे, फिर दूसरे को ले लेंगे, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। लेकिन जब अघोष सघोष की बात आएगी तो अघोष में पहले दोनों ले लिए और सघोष में फिर हम देख लेते हैं अंत वाले आ जाते हैं 3, 4, 5। ठीक है, इस तरह से अल्प प्राण और महाप्राण और अघोष और सघोष आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको समझ के पढ़ना। ठीक है, अब आते हैं मुखांगों द्वारा श्वास अवरोध के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। यानी कि जो मुख के हमारे अंग हैं, जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो फिर हमारे मुख से जो श्वास वायु है उसमें कितना अवरोध हो रहा है या किस प्रकार से अवरोध हो रहा है। ठीक है, उसके आधार पर व्यंजनों को 9 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देख लेते हैं इनको। स्पर्श व्यंजन, सबसे पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में जो श्वास वायु है, मुख के जो अवयव हैं उनसे स्पर्श करते हुए बाहर आती है, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन कितने हैं, क से म तक, और संख्या है 25। ठीक है, क से म तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं और इनकी संख्या 25 है। ठीक है, नेक्स्ट आता है संघर्षी। संघर्षी, संघर्षी में कौन से व्यंजन आते हैं, वो व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो श्वास वायु है वो रगड़ खा के बाहर आती है, हमारे मुख के अवयव से रगड़ खा करके वो बाहर आती है, तो वो सारे व्यंजन रखे जाते हैं संघर्षी व्यंजन में। जब हम संघर्षी व्यंजन की बात करेंगे तो इसमें हमारे सभी ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, सभी ऊष्म व्यंजन। क्लियर, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, श, श, स और ह। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा स्पर्श संघर्षी। देखो, संघर्षी में हमने देख लिया ऊष्म व्यंजन थे, संघर्षी का भी हमने देखा कि आखिर संघर्षी होते कौन से हैं। जब हमारी जो श्वास वायु है वो हमारे मुख के अवयव से रगड़ खा के बाहर आती है, लेकिन स्पर्श संघर्षी कौन से हुए, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे, इन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो पहले श्वास वायु स्पर्श करती है मुख के अवयव से, फिर रगड़ खा के बाहर आती है, इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी बोला गया है। और इसमें जिन वर्णों की हम बात करते हैं वो हमारे आ जाते हैं पूरा च वर्ग, च, छ, ज, झ, आई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन को। अंतस्थ व्यंजन कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन है जो स्वर और जो व्यंजन हैं उनके बीच के व्यंजन हैं, या हम कहते हैं जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु में बहुत कम अवरोध होता है। ठीक है, और वो व्यंजन कौन से हैं, य, र, ल और व। फिर हमारा आता है पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं, पार्श्विक व्यंजन में हम कहते हैं कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जब इनका उच्चारण हम कर रहे हैं तो श्वास वायु, देखो पहले तो हम इनका उच्चारण करेंगे जिह्वा के अग्रभाग से, फिर जब जिह्वा के अग्रभाग से हम इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ के अगल बगल में से हवा बाहर निकल जाती है, श्वास बाहर निकल आती है वायु। ठीक है, तो इसलिए इनको हम पार्श्विक बोलते हैं। पार्श्विक जो हमारा व्यंजन है वो आता है हमारा ल। ठीक है,
अब नेक्स्ट आता है प्रकंपित, है ना, प्रकंपित। नाम से ही पता चलता है प्रकंपित, यानी कि जब हम प्रकंपित वर्ण का उच्चारण करेंगे या इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस समय में हमारी जो जिह्वा है उसमें कंपन होती है, इसलिए इसको प्रकंपित बोला गया है। और वर्ण है हमारा र, ठीक है। नेक्स्ट है अर्ध स्वर। देखो स्वर हमने पढ़े थे स्वरों में, अब व्यंजन की बात कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा इसमें अर्ध स्वर कहाँ से आ गया। अर्ध स्वर इसलिए बोला जाता है इनको, ऐसा माना जाता है कि ये जो स्वर व्यंजन है, ये जो व्यंजन है ये स्वर और व्यंजन इनके मध्य के हैं, या हम कहें कि भाई इनको बोलने में स्वर की तरह कम अवरोध होता है हमारी श्वास वायु को, ठीक है, या श्वास को। तो इसमें हम क्या लेते हैं, हमने य र ल व अंतस्थ देखे थे, इसी वर्ग के दो वर्ण आते हैं, य और व के। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा जो मुख है, या हम कहते हैं कि इन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो जिह्वा है वो हमारी मूर्धा से टकराकर और फिर दोबारा झटके के साथ वापस आती है, उन व्यंजनों को हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, जिनमें हम दो व्यंजन लेते हैं, ढ और ढ। अब नासिक्य व्यंजन, नासिक्य व्यंजन कौन से हैं, नासिक्य व्यंजन वो व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु नाक से बाहर आती है, इसलिए इनको नासिक्य कहा गया है, जब नाक से वायु बाहर आ रही है। नासिक्य व्यंजन को हम पंचम वर्ण भी बोलते हैं, पंचम वर्ण या पंचमाक्षर भी बोलते हैं, पंचमाक्षर, ठीक है। नासिक्य भी वही है, पंचम वर्ण भी वही है और पंचमाक्षर भी वही है। और हैं कौन से, ये जो हमने लाइन लिखी थी अंत वाली, अंग खाली वाली सारी, ठीक है, ये हैं हमारे पंचम वर्ण या पंचमाक्षर या नासिक्य, ठीक है। न और म, ठीक है, ये हैं हमारे नासिक्य व्यंजन कहिए, पंचम वर्ण कहिए, पंचमाक्षर कहिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमने मुखांगों द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण किया, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना, हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया 3 प्रकार से, है ना। सबसे पहले हमने प्रयत्न के आधार पे श्वास का व्यंजनों का वर्गीकरण देखा, जिसमें भी हमने उसको 2 भागों में वर्गीकृत किया। पहला हमने किया श्वास मात्रा के आधार पे और दूसरा हमने किया स्वर तंत्री में कंपन के आधार पे। जब हम श्वास मात्रा की बात करते हैं तो उसमें हमने दोबारा से फिर 2 वर्ग कर दिए, है ना, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। अल्प प्राण में सीधा सा हमने क्या याद रखना है कि पहला, तीसरा और 5वां वर्ण वर्ग का स्पर्श व्यंजन जो हैं उनमें वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण लेना है, और उसके साथ और क्या लेना है, उसके साथ हम लेंगे अंतस्थ व्यंजन और साथ में उत्क्षिप्त का ढ ले लेते हैं, ठीक है। और बाकी बचे हुए व्यंजन हम महाप्राण में डाल देते हैं, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं वर्ग का दूसरा वर्ण, वर्ग का चौथा वर्ण और साथ में ऊष्म व्यंजन और उत्क्षिप्त का ड डाल देंगे इधर, ठीक है। फिर हमने दूसरा वर्ग क्या किया था, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पे, जिसके भी हमने फिर 2 वर्ग किए थे, पहला अघोष और दूसरा सघोष। अघोष में हम वर्ग के पहला और दूसरा 2 वर्ण डाले हमने, ठीक है, और उसके साथ साथ हमने ऊष्म व्यंजन भी डाले। ऊष्म में एक चीज याद रखनी थी हमें, क्या कि ह उसमें नहीं डालना है, ठीक है। अघोष में हमेशा वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और 3 प्रकार के स आ जाते हैं। ह को हम अघोष में नहीं रखते, क्योंकि ह को जब बोलते हैं तो उसमें घोष होता है या नाद होता है, इसलिए उसको हमने सघोष में रख दिया, ठीक है। और सघोष में और क्या रखा हमने, वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, उसके साथ हमने अंतस्थ व्यंजन और साथ में हमने ह को रखा, ठीक है। इस प्रकार ये हमने प्रयत्न के आधार पे व्यंजनों के भेदों को जाना। अब हम देखते हैं मुखांगों द्वारा
श्वास अवरोध के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसमें हमने स्पर्श व्यंजन की बात की जो क से म तक आते हैं, फिर हमने उसके बाद संघर्षी व्यंजन की बात की जिसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं, फिर हमने स्पर्श संघर्षी की बात की जिसमें हमने च वर्ग को रखा था, फिर हमने बात की थी उसमें अंतस्थ व्यंजन की जिसमें य र ल व आते हैं, उसके बाद हमने बात की पार्श्विक व्यंजन जो ल है, फिर हमने प्रकंपित व्यंजन की बात की थी जिसमें र आ जाता है, फिर उसके बाद हमने बात की थी अर्ध स्वर की जो य और व होते हैं, और उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ की बात की थी। फिर हमने देखा था नासिक्य व्यंजन जिनको हम पंचम वर्ण भी बोलते हैं, पंचमाक्षर भी बोलते हैं, नासिक्य वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में पूरी डिटेल से जाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू ऑल।